हेलो बच्चों। देखिए, तो आज की क्लास में एक हमारा नया चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। जेई के हिसाब से देखें या नीट के हिसाब से तो एक क्वेश्चन आपका श्योर शॉट रहता है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज वन शॉट में इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में हमारे पास 3-4 टॉपिक नाम के ही हैं, 4 मैंने कैटेगराइज किया है। आपका पहला है आपका, वो है आपका क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी इसको हम लोग जनरली बहुत सारे बुक में लिखेगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये प्लांक साहब दिए थे। तो एक हम लोगों का पहला टॉपिक होगा प्लांक थ्योरी, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोगों को फोटो, सॉरी फोटो नहीं, इसके पहले थोड़ा सा एक पढ़ लेंगे हम लोग छोटा सा टॉपिक, वो है हमारा दूसरा। अच्छा, अब इसमें प्लांक्स थ्योरी जो जनरली है वो रेडिएशन के बारे में है। तो रेडिएशन के बारे में है तो यहाँ पे हम लोग को एक पढ़ना होगा रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा मैटर वेव, जिसको कई लोग इसको ऐसे भी नाम से डी ब्रोगली साहब दिए थे, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी ब्रोगली मैटर वेव, ठीक है। क्या है हमारा डी ब्रोगली मैटर वेव। ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हम चारों को 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो पहला टॉपिक हुआ वो क्या हो गया हमारा प्लांक थ्योरी। क्या हो गया प्लांक थ्योरी, यानी कि प्लांक थ्योरी को जिसको बोलते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा हो जाएगा प्लांक्स क्वांटम, क्या हो जाएगा हमारा हमारा हो जाएगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। प्लांक साहब बोले कि देखिए, जो भी रे ऑफ लाइट चल रहा है, जो भी रे ऑफ लाइट चल रहा है उसके पास एक एनर्जी है। रे ऑफ लाइट के पास क्या है, एक एनर्जी। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई एक रे ऑफ लाइट बनाए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रे ऑफ लाइट है। अब इन्होंने बोला कि देखिए भाई, इस रे ऑफ लाइट के पास में यहाँ छोटे छोटे क्या है, इसके पास छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे एनर्जी पैकेट है। ये किससे बना है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से। ये किनका कहना था जी, प्लांक साहब का। प्लांक साहब बोले कि देखिए भाई कि ये जो भी एक रे ऑफ लाइट आपका चल रहा है, उस रे ऑफ लाइट के पास में एनर्जी है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में है, तो वो है आपका छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में। और उसी क्वांटा का जो शुभ नाम दिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं हम लोग जी, फोटोन। अच्छा सर, अब ये जो फोटोन है इसके पास क्या है कि इसके पास में होती है एनर्जी। क्या होती है इसके पास, एनर्जी। तो लोग बोले कि बताइए कि इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। तो बोला गया कि देखिए ये फोटोन है तो इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगा और इसके पास क्या होगा, वेवलेंथ भी होगा, क्योंकि ये एक हमारा क्या है, वेव के फॉर्म में चल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी भी है वेवलेंथ भी है, तो यहां से एनर्जी का इन्होंने फॉर्मूला दिया, क्या चीज, एक तो दिया एच इंटू न्यू। एच क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी। या एक दूसरा फॉर्मूला आया एच सी अपॉन में क्या चीज, लेमडा। तो हमको ये दो फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं कि एनर्जी का दो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो एनर्जी का दो फॉर्मूला है हमारा प्लैंक के अनुसार। एक है एनर्जी E इज इक्वल टू क्या चीज, एच न्यू, और एक है हमारा एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। अब इसमें क्या टर्म क्या है, ध्यान से सुनिए। तो इसमें अगर हम बोले कि ये एच क्या है, तो एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा सर, अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमको विथ यूनिट याद होना चाहिए। क्या है हमारा, तो इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। क्या है इसकी यूनिट जी, तो यह है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। अच्छा सर, अब यहाँ पे ये जो न्यू है ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या है हमारा ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब हुआ कि जो भी रेडिएशन आ रहा है
उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है। अच्छा सर, इसका यूनिट जो होता है वो जनरली हर्ट्ज होता है, लेकिन इसका एक और आपको याद होना चाहिए, 1 क्या होता है, सेकेंड। क्लियर है? ठीक। अच्छा सर, अब दूसरी जो क्वांटिटी है वो क्या है हमारा, सी। तो सी तो सर जग जाहिर है, सी क्या होता है सर, ये होता है हमारा स्पीड ऑफ क्या चीज, लाइट। ठीक है। और ये आई थिंक आपको याद होगा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके बाद से एक अगली क्वांटिटी है, उसका नाम क्या है हमारा, लेमडा। क्या हमारा, लेमडा। इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ जनरली हमारा एंगस्ट्रम में होता है, नैनोमीटर में होता है, अलग अलग यूनिट में मिलेगा, लेकिन आपको जो यूज करना है वो ऐसा यूनिट में करना है। तो इसका जनरली यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, लेकिन हम इसके शॉर्टकट डेवलप करेंगे, जिससे हम लोग जनरली इसको किस में यूज करेंगे, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रम में। अब नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में यूज करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बना लेंगे। क्या है फॉर्मेट, हो ध्यान से सुनेंगे। यहां हमको सर देख के दिख रहा है कि एच और सी दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो वो तो सब में आएगा। सारा खेल किसका है, लेमडा का। न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, एच फिर से क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये तो हो गया एनर्जी का इक्वेशन, जो कितने एनर्जी का हुआ, एक फोटोन की कितनी एनर्जी होगी उसका इक्वेशन हो गया। अब इसी को हम लोग अलग अलग फॉर्म में डिनोट करते हैं। कैसे, जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में क्या करेगा कि लेमडा दे देगा, कई बार क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देगा तो सॉल्व करना आसान होता है, लेमडा देता है तो सॉल्व करना थोड़ा क्या होता है, टेढ़ा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट याद रखेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू 1260 डिवाइडेड बाई 1260 डिवाइडेड बाई क्या चीज, लेमडा। लेकिन लेमडा किस में रहेगा, इसमें नैनोमीटर में, इसमें रहेगा हमारा नैनोमीटर में। और दूसरा एक और रहेगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 12600 डिवाइडेड बाई 12600 डिवाइडेड बाई लेमडा। और लेमडा किस में रहेगा, इसमें हमारा एंगस्ट्रम में, किसमें रहेगा जी, हमारा एंगस्ट्रम में। और ये जो एनर्जी आएगा, ये दोनों एनर्जी ही आएगा आपका किस में, तो ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या हो जाएगा हमारा, दोनों एनर्जी आएगा हमारा कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वाला टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ गलत है, ये 1240। ठीक है, ये भी कितना होगा, ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा ये एंगस्ट्रम में रहेगा तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और लेमडा वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में रहेगा तो ये याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन गिवन डेटा। एक और रिलेशन याद रखना है, वो क्या है हमारा, वो आप कई बार जानते होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट सी इजकल टू फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू क्या चीज, न्यू। या इसी को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ लेमडा, फिर एफ क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है हमारा, वेवलेंथ। तो ये एक आपका सी का इक्वेशन है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? तो ये है हमारा एक इक्वेशन, ये है हमारा प्लैंक्स थ्योरी ऑफ, प्लैंक्स थ्योरी क्वांटम का। अब ये क्या है रूल, इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट से ध्यान से सुनिएगा कि ये जितने भी रेडिएशंस है उनके अंदर में एक फोटोन होता है, और उस फोटोन के पास एनर्जी होती है। उस फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, वो रेस्ट मास कितना होता है, 0। रेस्ट मास कितना होता है, 0। लेकिन अगर हम बोले कि मूविंग मास का, तो मूविंग मास हम लोग 0 नहीं मानते हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में आया कि जब मूविंग मास 0 नहीं है, सर स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसके पास क्या होगा, मोमेंटम। ऑब्वियस बात है इसके पास क्या होगा, मोमेंटम। तो फिर बोला जाता है कि जो भी फोटोन चल रहा है उसके मोमेंटम का भी इक्वेशन होता है। और वो मोमेंटम का इक्वेशन कितना होता है, तो वो मोमेंटम का इक्वेशन होता है h अपॉन लेमडा। क्या होता है हमारा, h अपॉन लेमडा। तो आगे अगर हम बात करें तो ये तो हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या हो गया हमारा, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आगे बात करें अगर हम, तो आगे बात में हम बोले कि अगर हमसे कोई बोले कि मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा, कितना होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्या है हमारा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें तो मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका h अपॉन लेमडा। क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा h अपॉन कितना, लेमडा। क्लियर है? ये मोमेंटम का क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से यहाँ h क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट,
लेमडा क्या है हमारा, वेवलेंथ, और पी क्या है हमारा, तो पी है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ क्या चीज, ये क्या है हमारा मोमेंटम ऑफ फोटोन। अच्छा सर, अब एक कंसेप्ट और आता है कि सर एक बात बताइए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक, ये हमारे पास एक प्लेट है, एक हमारे पास क्या है, प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट पे हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे रेडिएशन गिर रहे हैं, बहुत सारे रेडिएशन इस पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो हमको पता है कि हर रेडिएशन में क्या आ रहे होंगे, फोटोन, हर एक रेडिएशन में क्या आ रहा होगा, फोटोन। तो कोई बोले कि इसमें फोटोन जो है वो एन नंबर ऑफ पर सेकेंड गिर रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोटोन क्या गिर रहे हैं पर सेकेंड, यानी कि एन को हम डिफाइन कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू है हमारा नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अच्छा सर, यानी पर सेकेंड फोटोन का नंबर हो गया। अब हम बोले कि एक सेकेंड में एनर्जी, हम बोले कि एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे अगर हम बोले हम कि अगर हम यहाँ पे बोले कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि वो एनर्जी ऑफ फोटोन की फॉर्मूला बोले तो वो कितना होता है सर, एच सी अपॉन में क्या चीज, लेमडा। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया, एच सी अपॉन में लेमडा, यानी एच सी अपॉन लेमडा एक फोटोन की एनर्जी है। तो अगर हम बोले कि एन फोटोन पर सेकेंड आ रहा है, एन फोटोन क्या आ रहा है पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में एनर्जी जो होती है उसी को अपन पावर बोलते हैं क्या, एनर्जी इन 1 सेकेंड, या एनर्जी जितना इसको एक सेकेंड में मिलेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, पावर। तो अगर हम बोले कि नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम बोले अगला टॉपिक, यहाँ पे बोले कि एनर्जी रिसीव्ड, एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेट पर सेकेंड, एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेट पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में प्लेट कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है और एक सेकेंड में कितने फोटोन आ रहा है, एन, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन एच सी अपॉन में कितना, लेमडा। क्लियर है, यानी ये नथिंग बट क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं रेडिएशन पावर। क्या बोल सकते हैं इसको, रेडिएशन पावर, या बोल सकते हैं कि एनर्जी रिसीव्ड बाय दिस प्लेट पर सेकेंड, यानी उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, पावर, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एन एच अपॉन लेमडा। क्या हो गया, एन एच सी अपॉन लेमडा। एन को याद रखना है, एन नंबर ऑफ फोटोन नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। क्लियर है क्या, ठीक। चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, पावर ऑफ रेडिएशन, पावर ऑफ रेडिएशन, पावर ऑफ रेडिएशन इज 100 वाट, पावर ऑफ रेडिएशन इज 100 वाट, पावर ऑफ रेडिएशन इज 100 वाट, ठीक है। इफ लेमडा इज इक्वल टू, इफ लेमडा इज इक्वल टू, इफ लेमडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, if lambda is equal to 400 nanometer, calculate the number of photon, calculate the number of photon emitted, calculate the number of photon emitted in 10 hour, in 10 hour, in 10 hour। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, ट्राई करें सभी लोग। चलिए, आया किसी का आंसर, आया किसी का आंसर। देखिए, रेडिएशन पावर आपको दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, एच का वैल्यू आपको पता है, टाइम भी दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एन हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड।
और 1 सेकंड में निकल जाएगा तो इतना सेकंड में कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए कितना डेटा आ रहा है, बताइए कितना डेटा आ रहा है, बना किसी से, बना क्या, कितना है बताइए, कितना है अप्रॉक्स, 2, 2 × 10⁻19, देखिए थोड़ा गलत हो रहा है, ट्राई कीजिए, 20, वैसे आंसर तो है 7.5 × 10⁻24, ठीक है। चलिए देखिए इधर, देखिए जिनसे नहीं बना पहले इधर ध्यान दें, सुनिए। रेडिएशन पावर के लिए हमने फॉर्मूला क्या दिखा, रेडिएशन पावर के लिए फॉर्मूला था एन एच सी अपॉन में क्या चीज, लेमडा। अब ध्यान से देखिए, ये एन क्या है, अगर यहां से हम एन का इक्वेशन निकालें तो एन हो जाएगा सर पावर इंटू लेमडा अपॉन में एच इंटू सी, ठीक है। ये एन क्या है, ये है हमारा सर, ये अभी बताए हैं आप, नंबर ऑफ फोटोन, ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, क्या ये हमारा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। लेकिन हमको 1 सेकंड में नहीं निकालना है, हमको कितना में निकालना है, इतने सेकंड में निकालना है। तो अगर हम बोले कि नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इन 10 आवर, 10 आवर में अगर हमको नंबर ऑफ फोटोन चाहिए तो हम क्या करें सर, 1 सेकंड में इतने फोटोन है तो 10 आवर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से सर, P इंटू लेमडा अपॉन में कितना हो जाएगा, H इंटू का कितना C, H इंटू क्या हो जाएगा C, इंटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये टाइम 10 आवर है लेकिन हम लोग यूज किस में करेंगे, सेकंड में, तो अगर सेकंड में यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 10 इंटू 36 क्लियर है। अब बस फॉर्मूला पुटिंग, आंसर गेटिंग में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, पावर कितना है सर, 100 वाट, ठीक है। लेमडा कितना है सर, 400 इंटू 10⁻⁻⁹ क्लियर है, नैनोमीटर में है, डिवाइडेड बाई सर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी कितना होता है सर, 3 इंटू 10⁻⁻ कितना 8, और इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 36 क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको अप्रॉक्स आंसर कितना मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले सब पावर वाला देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ ध्यान से, -34 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको अगर अप्रॉक्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻ आपका आ जाएगा 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे इतना ही डेटा आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन आपके आएंगे 10 आवर में, अप्रॉक्स इतना ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब अगला टॉपिक है सर, हमने बताया कि अगर कहीं से भी फोटोन निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं से भी फोटोन निकल रहा है तो मान लेते हैं कि एक हमारा सरफेस है, ये क्या है हमारा सरफेस, अगर किसी भी सरफेस पे फोटोन स्ट्राइक करेगा तो बताइए उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं, सोच के बोलिए। अगर फोटोन है और फोटोन निकल रहा है, हमने बताया कि फोटोन के पास क्या है, मोमेंटम, फोटोन के पास क्या है, मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम है तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि वो जाके जहां स्ट्राइक करेगा उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। अच्छा सर, जब फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियस बात है कि उस पर प्रेशर भी होगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर। क्लियर है। अब क्या होता है कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं उन सभी रेडिएशंस के पास एक अपनी इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, एक हमारी इंटेंसिटी। अब उस इंटेंसिटी को थोड़ा ध्यान से समझ लिया जाए, फिर इस टर्म पे आएंगे, क्या है इंटेंसिटी, ध्यान से देखिए। अगर हमसे कोई बोले कि इंटेंसिटी का डेफिनेशन बताइए तो हम लोग क्या बताते हैं, तो हम लोग तब बताते हैं कि सर बेसिक फॉर्मूला है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर अपॉन में कितना टाइम, मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम या कोई भी रेडिएशंस कितनी एनर्जी पड़ रही है यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेट है, ठीक है, ऊपर से रेडिएशंस आ रहे हैं, तो अगर हमको रेडिएशंस की इंटेंसिटी देखनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी 1 सेकंड में रेडिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब यहां से अगर इसको थोड़ा ओपन करें तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से,
सर एनर्जी अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन एरिया, और एनर्जी अपॉन टाइम को अभी क्या बोले थे, पावर। क्या बोले थे अभी, पावर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं सर पावर अपॉन में क्या चीज, एरिया। तो यहाँ से हमको एक बात याद रखना है कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा पावर अपॉन एरिया। याद रखना है फिर से कि ये जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडिएशन के। अगर रेडिएशन इंक्लाइन पर रहा है तो हम वो एरिया लेंगे जो रेडिएशन के क्या है, परपेंडिकुलर। यानी एरिया वाला जो पार्ट लेंगे वो किसका लेंगे, परपेंडिकुलर किसके, तो ये परपेंडिकुलर लेंगे किसके, रेडिएशन के। क्लियर है। अच्छा सर, अच्छा अभी हम लोग एक पावर का फॉर्मूला अभी पढ़े थे क्या, अगर रेडिएशन आ रहा है तो एक पावर का भी फॉर्मूला हम रेडिएशन पावर बताए थे आपको, वो क्या था देखिए ध्यान से। तो सर रेडिएशन पावर अभी हम लोग क्वेश्चन एक भी किए, क्या था सर हमारा, एन एच सी अपॉन में कितना, लेमडा। क्या था, एन एच सी अपॉन में लेमडा। अगर इस पावर को यहाँ पुट कर दें तो हमारी इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, सर इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा एन एच सी, क्या हो जाएगा, एन एच सी अपॉन में लेमडा आई अपॉन में क्या हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, तो अब हमको इंटेंसिटी का, अगर रेडिएशन इंटेंसिटी का कोई फॉर्मूला पूछे तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, एन एच सी अपॉन में लेमडा इंटू ए। अब ये भी बात याद रखना है, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ए क्या है हमारा, एरिया, कौन सा जी, परपेंडिकुलर जिसपे रेडिएशन पड़ रहा है। क्लियर है। अब हम लोगों को देखा गया कि मान लेते हैं कि एक हमारा एक सरफेस है, एक मेरा क्या है, हमारा सरफेस, और हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से बहुत सारा रेडिएशन पड़ रहा है, ये रेडिएशन बहुत सारा इसमें पड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे रेडिएशंस को डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा रेडिएशन पड़ रहा है, तो बहुत सारा जब रेडिएशन पड़ेगा तो क्या होगा बताइए सोच के, सर जब पूरा रेडिएशन इस पे आके स्ट्राइक करेगा तो अभी आप बताएं कि हर रेडिएशन के पास से क्या होता है, मोमेंटम। अब जब मोमेंटम है तो इस पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिए, तो सर फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब क्या है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस का नेचर कुछ भी हो सकता है, ये भी होगा कि रेडिएशन आया, ये सब के सब को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि एब्जॉर्बिविटी कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि सब एब्जॉर्ब कर लिया तो ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 0। अगर सब के सब को ये क्या कर लिया कि मान लेते हैं आया और रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, 1, यानी आर का वैल्यू कितना है, 1। तो बताइए कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो अगर P इनिशियल हम बोले तो मोमेंटम इनिशियल कितना होगा, तो सर देखिए एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h बाई लेमडा। क्या होता है हमारा, एक फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है, h बाई लेमडा। और सर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो किधर आ रहा है, नीचे, तो इधर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा सर, अगर मोमेंटम हम फाइनल बोलें तो कितना हो जाएगा, सर ये भी तो h बाई लेमडा ही होगा, लेकिन अब की प्लस का क्या हो जाएगा, जी का, प्लस का कितना हो जाएगा, जे का, कोई दिक्कत। तो अगर मैं बोलूं कि सर चेंज इन मोमेंटम हमको बता दीजिए, तो सर फाइनल और माइनस का क्या चीज, इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा, h बाई लेमडा जे कैप माइनस h बाई लेमडा माइनस का क्या चीज, जे कैप, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h बाई लेमडा, और प्लस का क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा जे कैप। यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमको निकल गया, ये क्या निकल गया हमको, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन कितने फोटोन का निकला, एक का कि एन का, एक का, ये कितने का है जी, एक का। तो अगर हम बोले कि नहीं जी हमको चेंज इन मोमेंटम एक का नहीं चाहिए, जितने फोटोन आ रहे हैं उतने का चाहिए, तो हम क्या कर दें, उतने फोटोन से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं जी हमको चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड में चाहिए, कितना में चाहिए, 1 सेकेंड में, तो क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं का, ध्यान से देखिए कि हमने देखा कि सर चेंज इन मोमेंटम का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सर 2h अपॉन में कितना, लेमडा।
अब मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, क्या बोले हम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड नथिंग बट फोर्स होता है क्या, बोलिए, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड नथिंग बट क्या हुआ, फोर्स। और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं कि सर एक फोटोन का तो ये है, और हम मान लेते हैं कि एन फोटोन पर सेकेंड गिर रहा है, कितना गिर रहा है, एन फोटोन पर सेकेंड। तो बस इसमें एन और ये क्या हो जाएगा, एच, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, एन हो गया ब्रैकेट में 2h अपॉन में क्या हो गया, लेमडा, एन 2h अपॉन में लेमडा। तो यानी कि जो रेडिएशन फोर्स आया वो कितना आ गया, पर वो हो गया 2nh अपॉन में कितना, लेमडा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रखना है, यहां भी n क्या है, बोलिए सोच के, यहां भी जो n है वो n क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। यानी कि जो प्लेट था हमारे पास उस पर हर एक सेकेंड में कितना फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, एन फोटोन। तो इसीलिए हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 2nh, 2nh अपॉन में क्या चीज, लेमडा। क्लियर है। अब मैं यहां से अगर NH बाई लेमडा का वैल्यू निकालू, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि जो रेडिएशन प्रेशर चाहिए, रेडिएशन फोर्स चाहिए, वो किस में चाहिए, इंटेंसिटी के टर्म में। तो हम चाहते हैं किस में आ जाए, इंटेंसिटी में। तो देखिए, तो ध्यान से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो F अपॉन में 2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, NH अपॉन में क्या चीज, लेमडा। ठीक है, ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं, F बाई 2 इक्वल टू NH अपॉन लेमडा। ठीक, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, एक अभी अभी देखिए यहाँ पे डिराइव किए थे हम लोग इक्वेशन, इसको ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग अभी इक्वेशन एक डिराइव किए थे, यहाँ से क्या देखिए, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, NHC अपॉन लेमडा ए, क्या हमारा, NHC अपॉन में लेमडा ए। तो यानी कि यहाँ से अगर हम देखें कि इंटेंसिटी का इक्वेशन अगर आगे हम कॉपी करें, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां से अगर हम देखें कि इंटेंसिटी आई का इक्वेशन अभी हम लोग देखे थे, क्या चीज सर, NHC अपॉन में लेमडा आई इंटू क्या चीज, ये देखे थे। अब देखिए इधर LHS में कितना, RHS में कितना है, NH अपॉन लेमडा, क्या इधर भी दिख रहा है क्या, NH अपॉन लेमडा। तो इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, IA अपॉन में C इज इक्वल टू NH अपॉन में लेमडा इक्वेशन 2। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, दोनों इक्वेशन में, दोनों का RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखें तो RHS इक्वल है तो LHS को क्या कर सकते हैं, इक्वल। तो यहां लिख सकते हैं सर F अपॉन 2 इज इक्वल टू IA अपॉन का कितना, C, और यहां से रेडिएशन फोर्स कितना हो जाएगा, 2IA अपॉन का कितना। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, रेडिएशन फोर्स। ये क्या हो गया हमारा, रेडिएशन फोर्स। यहाँ I क्या है, इंटेंसिटी, ए क्या है, एरिया, कौन सा, परपेंडिकुलर, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एफ क्या है, रेडिएशन फोर्स। अगर कोई बोले कि नहीं हमको रेडिएशन प्रेशर चाहिए, तो क्या दिक्कत है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर। यानी कि इस एरिया को नीचे लगाएंगे तो एफ बाई ए जो होगा यही हो जाएगा क्या हमको, रेडिएशन प्रेशर। अरे बोलिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडिएशन प्रेशर। और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो रेडिएशन प्रेशर ए को नीचे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2I अपॉन में क्या चीज, C, क्या हो जाएगा हमारा, 2I अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, C। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 2I अपॉन में क्या हो जाएगा, C। तो याद रखना है कि जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो रेडिएशन फोर्स कितना होता है, 2IA अपॉन में C, और रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, IA 2IA अपॉन में C, यानी 2I अपॉन में क्या हो जाएगा, C। ए यहाँ रहता है, यहाँ ए नहीं रहता है। क्लियर है। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा भी हो कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, क्या हो हमारा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशन आएगा, जो रेडिएशन आएगा वो रिटर्न नहीं जाएगा,
यानी चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, केवल h बाई लेमडा होगा क्या, क्योंकि उस केस में फाइनल कितना हो जाएगा, 0, इनिशियल कितना होगा, h बाई लेमडा। इसका मतलब कि जो 2 का फैक्टर आया था, ये 2 का फैक्टर गायब हो जाएगा, ये 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेडिएशन फोर्स आया है और रेडिएशन प्रेशर आया है, ये किसके लिए आया है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो जाए तो सबका 2 फैक्टर गायब हो जाएगा क्या, सबका 2 फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आगे अगर हम लोग इसको थोड़ा समराइज करें तो समराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो समराइज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ध्यान से देखिए कि समराइज करके अगर हमको लिखना हो कि अगर हमको बोला जाए कि फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके लिए हम लोगों ने अभी डिराइव किया कि सर रेडिएशन प्रेशर जो होगा, जो रेडिएशन प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2I अपॉन में कितना, C। क्लियर है। और इसके लिए अगर हम लोग बोले कि रेडिएशन फोर्स कितना होगा, यानी जो रेडिएशन आएगा वो कितना फोर्स लगाएगा, तो सर वो निकाले हम लोग 2IA अपॉन में क्या चीज, ये तो हो गया फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू कितना है 1 और A इज इक्वल टू कितना है। दूसरा केस लेते हैं हम लोग कि दूसरा केस में हम बोल रहे हैं कि फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि उसके ऊपर जो भी रेडिएशन पड़ा वो सब क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब सब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम बोले थे सब 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोले कि इस केस में रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टर गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, I अपॉन में कितना, I क्या है हमारा, इंटेंसिटी। फिर अगर बोले कि रेडिएशन फोर्स कितना हो जाएगा, अगर हम बोले कि रेडिएशन फोर्स कितना हो जाएगा, तो सर रेडिएशन फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स वाला में भी क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर गायब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, IA अपॉन में कितना हो जाएगा, जी। क्लियर है। अब किसी के मन में आएगा कि सर क्या जरूरत है कि रेडिएशन परपेंडिकुलर ही पड़े, क्या जरूरत है कि सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ही हो, क्या जरूरत है कि सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ही हो। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा ये सरफेस है, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, सरफेस है, और इस पे क्या हो रहा है कि रेडिएशन पड़ रहा है ऐसे कुछ थीटा एंगल पे, ये रेडिएशन पड़ रहा है कुछ किस पे जी, थीटा एंगल पे। बस याद रखना है ये जो थीटा हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम वर्टिकल। ये थीटा कहाँ से ले रहे हैं जी हम, फ्रॉम वर्टिकल। थीटा एंगल कहाँ से लिए, फ्रॉम वर्टिकल। तो इस केस में अगर हमसे कोई बोले कि रेडिएशन फोर्स कितना होगा, तो रेडिएशन फोर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे रेडिएशन फोर्स। अगर रेडिएशन फोर्स कोई बोलेगा तो फोर्स वाला इक्वेशन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये फोर्स वाला है, तो बस इसको लिख लीजिए, इसमें से 2 फैक्टर गायब कर दीजिए, IA अपॉन में क्या चीज, C इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस R। अब देख लीजिए रिफ्लेक्टिविटी का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और उसके लिए परपेंडिकुलर इंसिडेंस है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए तो इक्वेशन वही आ जाएगा क्या, जो आया है। अगर हम बोले इसी में कि नहीं जी सर हमको तो चाहिए रेडिएशन क्या चीज, रेडिएशन हमारा क्या चीज, प्रेशर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बस इसमें भी वही रहेगा, I अपॉन में C हो जाएगा, आपकी बार ए गायब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा रेडिएशन प्रेशर, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडिएशन। कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी तक मेंस में कोई क्वेश्चन इसमें आया नहीं है, लेकिन आएगा तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, क्या ये समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डील कैसे करेंगे, इंटेंसिटी के टर्म में। इंटेंसिटी कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी गिवन रहेगा, नहीं तो क्या करेंगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कर लेंगे,
तो वहां से हमको क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या था हमारा, तो हम लोगों ने अभी दो टॉपिक किया, एक तो हमने कर लिया प्लांक्स थ्योरी और दूसरा कौन सा कर लिया, रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा सेक्शन क्या है, तो तीसरा सेक्शन हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमिशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये एमिशन होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, एमिशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, एमिशन क्या है हमारा, एमिशन। तो इमिशन में हम लोग जनरली इसमें बात किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की। जनरली किसकी बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की। हमारे सिलेबस में जो है जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लेते हैं कि एक हमारा ये सरफेस है, ठीक है, तो अगर आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जैसे ये मेटल सरफेस है, इसके पास बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब आप चाहते हैं कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, इजेक्ट कर जाए। तो आप लोग क्या देते हैं केमिस्ट्री में, हीट एनर्जी। क्या देते हैं उसको, हीट एनर्जी। उसी हीट एनर्जी जब देते हैं तो हम लोग फिजिक्स में उसको बोलते हैं फर्मियोनिक, क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मियोनिक एमिशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फर्मियोनिक एमिशन। मतलब अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन वी गिव सम थर्मल एनर्जी टू ए मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स स्टार्टेड इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मियोनिक एमिशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। अब आपके मन में आया कि सर हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा मजेदार ढंग से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है कि सर देखिए, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब भागने के लिए तैयार है, बस इसको कोई खींचने वाला मिल जाए। तो खींचने के लिए क्या किए कि हम लोगों ने ऊपर एक प्लेट लगा दिया और एक नीचे प्लेट लगा दिया, और इस हिसाब से प्लेट लगाया कि ऊपर वाला पूरा पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर वाला पूरा क्या है हमारा, पॉजिटिव प्लेट है, और नीचे वाला पूरा क्या है हमारा, नेगेटिव प्लेट है। तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा क्या इसमें, बोलिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी भी चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। और मान लेते हैं कि फोर्स लगा इतना कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। तो इस इजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड एमिशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड एमिशन। लेकिन ये दोनों ही एमिशन उतना अच्छा नहीं था, तो इसके लिए हम लोग तीसरा तरीका सुने कि सर एक बात बताइए कि रेडिएशन के पास एनर्जी है और रेडिएशन के पास मोमेंटम भी है। तो जब रेडिएशन के पास एनर्जी है तो वो एनर्जी भी तो यूज करके इलेक्ट्रॉन भाग सकता है। तो ऐसा बोला गया कि मान लेते हैं कि ये कोई मेटल सरफेस है, ये कोई क्या है हमारा, मेटल सरफेस, और हमने क्या किया, इसके ऊपर रेडिएशन डाल दिया। हमने इसके ऊपर क्या डाला, रेडिएशन। तो हम लोगों ने देखा कि जब इस पे रेडिएशन डाले तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी ले लिया, और एनर्जी लेके क्या कर गया, निकल गया बाहर, एनर्जी लिया और बाहर निकल गया। तो जब एनर्जी लेके बाहर निकला तो इसी एमिशन को हम लोग बोल दिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग बोल दिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब फोटो मतलब कि लाइट के एनर्जी से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि एमिशन कितने टाइप के आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो बहुत पहले ही पढ़ा है। तो एमिशन हमारे पास कितने हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, एक है हमारा थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हम लोग हीट एनर्जी देते हैं बाहर से, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर। दूसरा कौन सा है, फील्ड एमिशन, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर, तो इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। और तीसरा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को देंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर। क्लियर है, तो ये 3 तरह का हमको क्या पढ़ना है, एमिशन। इसमें ज़्यादा डिटेल आपको कौन सा पढ़ना है, थर्ड वाला। तो ऊपर हमारा हेडिंग बनेगा, वो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे और यहीं से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए कि अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसकी क्या बढ़ रही है,
तो ध्यान से सुनिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ रहा है। इसका तो मतलब सिंपल ही हुआ ना कि इंटेंसिटी का सा डेफिनेशन है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप इंटेंसिटी अगर बढ़ाइएगा, इसका मतलब यूनिट एरिया में एनर्जी बढ़ जाएगा क्या? यूनिट एरिया में एनर्जी बढ़ जाएगा। और यूनिट एरिया में अगर एनर्जी बढ़ा, यानी एरिया वही था, टाइम एक ही सेकंड है और एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब कि उसमें नंबर ऑफ फोटोन क्या आए थे? ज्यादा। नंबर ऑफ फोटोन क्या आए थे? ज्यादा। तो इसको पढ़ने से पहले एक हमको बात याद रखना है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा क्या चीज? नंबर ऑफ फोटोन के। यानी कि क्या होगा कि जब भी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें बोला गया कि जब हम फोटोन को स्ट्राइक कराते हैं तो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। क्या करता है? वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इजेक्ट करता है। अब इजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी। एनर्जी वाला सेकेंडरी बात है, लेकिन अगर निकालने की बात करें तो एक फोटोन स्ट्राइक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन स्ट्राइक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि जब कभी हमको मूड हुआ कि हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है, तो हम क्या बढ़ा देंगे? इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पे। इस पे डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अभी हम लोगों को तीन टर्म पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो तीन टर्म में पढ़ना है हम लोगों को कि मान लेते हैं कि एक मेटल का एक सरफेस है। ये क्या है हमारा? मेटल का सरफेस। और हमने क्या किया कि इसके ऊपर इंटेंसिटी का एक कोई रेडिएशन डाल दिया। इंटेंसिटी कुछ है और इसका एक रेडिएशन डाल दिया। ठीक है, हमने दो रेडिएशन डाला। हमने क्या किया? दो रेडिएशन डाला। ये मान लेते हैं ए रेडिएशन है और ये रेडिएशन क्या है? बी। दोनों रेडिएशन की अभी हम इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं। मतलब इसमें अगर 100 फोटोन आ रहे हैं तो इसमें भी कितने आ रहे हैं? 100 फोटोन। दोनों में नंबर ऑफ फोटोन क्या है? सेम। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हुई तो ये भी कितना निकालेगा? 100। और ये भी कितना निकालेगा? 100। अब निकलेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है इस रेडिएशन की क्या चीज? एनर्जी पे। इस पे डिपेंड करता है एनर्जी पे, रेडिएशन की। अब जितने भी मेटल सरफेस होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल सरफेस के अंदर में होते हैं। तो उनको निकालने के लिए एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सपोज कीजिए कि ये कोई एक मेटल सरफेस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रेडिएशन हमको 1.9 दिया, तो क्या उसको 2 मिला? क्या वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। समझ में? फिर ये रेडिएशन आया तो पता चला इसकी एनर्जी थी 2.1। तो क्या इसको जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा है क्या? यानी ये स्ट्राइक करेगा तो इसको क्या कर देगा? निकाल देगा। तो हर एक मेटल के पास मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? इजेक्ट करने के लिए। तो बोला जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन। तो हमसे अगर कोई बोलेगा कि वर्क फंक्शन क्या है, ये मैथ का कोई फंक्शन नहीं है। वर्क फंक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं? फाई से। और ये फाई क्या होता है? ये फाई होता है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी कि जो भी मेटल सरफेस है उस पर मिनिमम एनर्जी कितनी दें कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? इजेक्ट कर जाए। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अच्छा सर, दूसरा यहां से बात होता है कि इसके बाद से आता है कि सर एक बात बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ और। तो मान लेते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला और इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उस फ्रीक्वेंसी का शुभ नाम क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी। अब हमसे कोई बोलेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से। और ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और रेडिएशन फॉर इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। वो मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसी को अपन नाम क्या दिए हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से। तो अगर हम बोले कि मिनिमम एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन, और हमको पता है कि ये एक तरह की क्या है, एनर्जी, और जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, म्यू नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं H इंटू म्यू। क्लियर है। तो अगर कोई हमसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, H इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, ध्यान से सुनिए। न्यू नॉट क्या है हमारा, न्यू नॉट क्या है बताइए, तो न्यू नॉट है हमारा क्या चीज, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है। इसके बाद एक टर्म आता है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या होता है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा बताइए, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर लेमडा से। तो बस इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा नॉट से। और याद कीजिए एनर्जी वाले टर्म में लेमडा नीचे आता है कि ऊपर आता है, नीचे। तो इसका जस्ट उल्टा इसका डेफिनेशन होता है, क्या होता है, ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ of light which is required to eject an electron from a metal surface is called threshold wavelength. It is represented by lambda naught. तो इसी इक्वेशन में हम और लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन में क्या चीज, लेमडा। तो हमारा वर्क फंक्शन का कितना इक्वेशन हो गया, दो। एक क्या हो गया हमारा एच इंटू न्यू नॉट, और एक हो गया एच सी अपॉन लेमडा नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कोई दिक्कत यहाँ तक, याद रहेगा। तो ये है हमारा क्या चीज, वर्क फंक्शन का डेफिनेशन, और वर्क फंक्शन का क्या चीज, इक्वेशन। क्लियर है। अब इसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए कि जब मान लेते हैं कि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ डाला और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बेचारा निकल के ऊपर आ गया। अब हो सकता है कि वो निकल गया तो क्या रेस्ट में रहेगा, क्या भागना शुरू करेगा, रेस्ट में तो रहेगा नहीं सर, क्या करेगा, भागना शुरू करेगा। तो भागेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है तो हम क्या कहें कि एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर दिए हैं कि उससे ज्यादा दिए हैं, उससे ज्यादा दिए हैं, क्योंकि सर वर्क फंक्शन से कम देंगे तब तो निकलेगा ही नहीं। अब वर्क फंक्शन से ज्यादा देंगे तो निकल के भागना शुरू कर देगा। तो जब निकल के भागना शुरू करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत। यानी कि अगर आइंस्टीन साहब का इसके लिए इक्वेशन था उसको ध्यान देंगे तो आइंस्टीन साहब बोले कि देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं कि मेटल सरफेस है और इस पे आपने क्या किया, एक रेडिएशन डाला, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक रेडिएशन डाला, और हम मान लेते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा। क्या है इसकी एनर्जी, वर्क फंक्शन से ज्यादा। यानी कि ये जो एनर्जी ई का आपने रेडिएशन डाला है तो ये ई का वैल्यू ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो गारंटेड है कि यहां से निकलेगा। अब निकलेगा तो भागना शुरू करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और आपको ही पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। इसका मतलब हुआ कि सर जब आपने ई रेडिएशन का एनर्जी दिया, क्या दिया, ई रेडिएशन का एनर्जी दिया, तो इसमें से कुछ एनर्जी तो किस में खर्च हो गया, वर्क फंक्शन में। आज जो बचा वो किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। वो किस में चला गया आपका, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अच्छा सर अब एक बात बताइए,
थोड़ा सा इसको अगर हम और इसको एलिब्रेट करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए तो। सर ई क्या है हमारा, एनर्जी किसका, ई एनर्जी है किसका, रेडिएशन का। तो जो ये रेडिएशन आ रहा है इसके पास कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कितना है, न्यू। और जो रेडिएशन आ रहा है सर इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, लैम्डा। अब इसी के देखिए अलग अलग फॉर्मेट कैसे आते हैं, ध्यान से देखिए। सर एनर्जी का फॉर्मूला अभी बताए हैं आप, H इंटू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू, फाई का मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन। कई बुक में आपको फाई नॉट भी लिखेगा, तो टेंशन नहीं लेना, फाई या फाई नॉट बात से, ठीक। वर्क फंक्शन का क्या होगा इक्वेशन, सर अभी बताए थे आप, क्या बताए थे, H इंटू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दिए हम, काइनेटिक, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया हमारा, एक इक्वेशन ये हो गया हमारा, एक इक्वेशन ये हमारे पास हो गया। ये इक्वेशन किस में है बताइए देख के, सर इतना नहीं दिख रहा है, ये इक्वेशन किस में है, तो ये इक्वेशन है हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। किसके टर्म में है ये, फ्रीक्वेंसी। क्या वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो आसानी से लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिखेंगे सर, एच सी अपॉन में क्या चीज, लेमडा इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे सर, एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताइए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पूरा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो वो तो मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि निकला और उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो फुल स्पीड में भागेगा, यानी कि उसके पास वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, हाँ सर हो तो सकता है। देखिए ना, अगर हमको उतना ही एनर्जी चाहिए जितना से केवल वर्क फंक्शन हो, तो जस्ट निकल के ऊपर बैठ जाएगा, चलबे ना करेगा। और जितना अधिक रेडिएशन देंगे उतना अधिक उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो कई सारे बुक में देखिएगा तो यहाँ पे ये भी लिखेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज, मैक्स। तो टेंशन नहीं लेना है कि वो क्या है हमारा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो मैक्सिमम कितने काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, कितनी बड़ी रेडिएशन हमने उस पर डाला है, कितनी रेडिएशन का एनर्जी उस पर हमने डाला है। कोई दिक्कत, याद रहेगा। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी किसका है सर, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, वहाँ मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, और वी भी किसका निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद पूरा क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा हमारा, मैथ। तो इसके लिए क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, लिखिए तो, लिखिएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ, द वर्क फंक्शन ऑफ cesium metal, the work function of cesium metal is 2.14 electron volt, 2.14 electron volt. When a light of, when a light of, when a light of frequency, frequency 6 into 10 raised to power 14, 6 into 10 raised to power 14 hertz, hertz incidents on the metal surface, incidents on the metal surface, then find, then find maximum kinetic energy, then find maximum kinetic energy of photon, maximum kinetic energy of photon, sorry photon नहीं, electron, and its speed, and its speed। ठीक है, बस स्पीड वाला पार्ट को थोड़ा कैलकुलेट करने में टेंशन होगा, लेकिन ट्राई कीजिए, बन जाएगा, ट्राई कीजिए। अच्छा, एक दिमाग लगाना होगा इसमें, क्या लगाना होगा, ध्यान से सुन लीजिए। वर्क फंक्शन किस में देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो आप एनर्जी निकालेंगे वो भी किस में लाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी के लिए एक इक्वेशन लिखवाए थे, कितना लिखवाए थे, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, याद है। तो हमको इसमें क्या दिया हुआ है, हमको इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से लेमडा निकालना आता है, अरे बोलिए, तो ट्राई कीजिए उसको।
0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लोग बनाइए। हाँ, 0.34 के आसपास आएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड निकालिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो निकल गया ना, अब स्पीड निकालिए। आई हमको दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनर्जी हम निकाल सकते हैं Hc/, में लेमडा, इसी को हम लोगों ने किया था 1240/लेमडा, ठीक है। अब हमको ये जो एनर्जी आएगा ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक, ये वाला। अब यहाँ के लिए हमको क्या नहीं पता है, लेमडा। यहाँ के लिए हमको क्या नहीं पता है, लेमडा। तो लेमडा निकाल लेंगे, बताइए लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा। सर यहाँ पे हमको पता है कि एफ लेमडा इजकल टू क्या होता है, सी, पढ़ाए थे ना, एफ लेमडा इजकल टू सी, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो यहाँ से लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन में क्या चीज, एफ, सी अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ। तो बताइए सी का वैल्यू कितना होता है, सर 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा का वैल्यू कितना होता है हमारा, सर लेमडा का वैल्यू, सॉरी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है सर, 6 × 10⁻, कितना 40, क्लियर है, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब इसको हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इससे इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5, काटेंगे तो कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए सर, 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो घूर घूर के। अब ये लिखने से मेरे को फायदा क्या हुआ कि लेमडा हमको किस में आ गया, नैनोमीटर में, और हम यहाँ पुट कर देंगे, आराम से बना लेंगे। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी E इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा सर, एनर्जी E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा सर, ये हो जाएगा 1240 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा हमारा 500, और ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको दिख रहा है कि सर 2 से तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 से क्या होगा ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आया है 2.48 के कुछ करीब आया होगा, कितना आया बताइए 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा अप्रोक्स 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया हमको एनर्जी। अरे पता है ना भाई कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, कुछ लोग सोचने में पड़ गए, 500 नैनोमीटर, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं नैनोमीटर। अच्छा जी, अब हमको क्या निकालना था बताइए, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग अभी इक्वेशन देखे कि E इज इक्वल टू क्या है सर, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अभी पढ़ाए ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, E माइनस का क्या चीज 5, E कितना आया सर 2.4, E फाइव कितना है सर 2.14, ये वैल्यू कितना आया है 0.334 के करीब आया होगा, 34 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। लेकिन ये एनर्जी किस में है, हमको अगर इसको अभी तो स्पीड भी निकालना है ना, तो इधर क्या लिखेंगे सर, इधर लिखेंगे हाफ एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या चीज v², लेकिन इधर एनर्जी किस में चाहिए जूल में। तो जूल में कैसे करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ से इसको हटा के हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा जूल। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, v का स्पीड अप्रॉक्स निकाल देंगे, आया है क्या, कितना है बताइए, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा, यहाँ से v कैलकुलेट हुआ है 0.58 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर, ठीक है, इतना ही आया स्पीड, ठीक। तो इसको अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे तो इतना हमको आंसर आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। अब क्या है कि इस सिस्टम के लिए एक लिनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से देखिए, बस इसी को उन्होंने एक अरेंज वे में रख दिया। कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को खूब स्मूथ चलाना है तो हमको वैक्यूम होना चाहिए कि वहां एयर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया और इसको वैक्यूम बना दिया, ठीक। अच्छा सर,
अब इसमें रेडिएशन हमको लाना है, तो रेडिएशन के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ जगह चाहिए ना लाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ जगह बना दिया रेडिएशन लाने के लिए। ठीक है सर। अच्छा, अब जब रेडिएशन हो गया, तो रेडिएशन होने के बाद हमको क्या चाहिए सर, मेटल सरफेस चाहिए, अब तो रेडिएशन होगा। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक सर्किट बनाया और यहाँ पे एक मेटल सरफेस लगा दिया। क्या लगा दिया, एक मेटल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक मेटल सरफेस को, हाँ चला गया, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक मेटल सरफेस लगा दिया। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक वैक्यूम बनाया। वैक्यूम बना के क्या किया कि इसमें रेडिएशन लाने के लिए, रेडिएशन लाने के लिए एक छोटा सा जगह बना दिया कि मान लेते हैं कि यहाँ से हम क्या लाएंगे, रेडिएशन। अच्छा सर, अब रेडिएशन आ रहा है तो हमको क्या चाहिए, एक मेटल का सरफेस चाहिए जिस पे रेडिएशन पड़े। ठीक, तो एक मेटल का सरफेस बना दिए। दूसरा क्या किए कि यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए, और कनेक्ट करके यहाँ से ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिए, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, कलेक्टर प्लेट। आइए क्या हो जाएगा, एमीटर प्लेट। हमको देख के भी लग रहा है ये निगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही ऊपर से रेडिएशन आएगा, तो बताइए कि अगर मैं बोलूं कि ये जो रेडिएशन आ रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी नॉट से, तो क्या होगा बताइए सर, एमिशन तो होगा। अब जैसे ही इमिशन होगा, तो मान लेते हैं कि एक बेचारा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा, और भागने के लिए हमने व्यवस्था बना दिया कि लीजिए ये प्लस हो गया, तो थोड़ा जल्दी ही भागने लगा। तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से एक चार्ज का फ्लो होने लगा, और जैसे ही चार्ज का फ्लो होने लगेगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, करंट। और उसी करंट को अपन क्या नाम देते हैं, फोटो करंट। क्योंकि ये किसके वजह से हो रहा है, फोटोन की वजह से, तो उसका नाम क्या हो जाता है, फोटो करंट। क्लियर है। अब जरा सोच के बताइए कि अगर मैं चाहता हूं कि फोटो करंट मेरा बढ़ जाए, ध्यान से सुनिएगा सब बात, अगर मैं चाहता हूं कि फोटो करंट बढ़े, तो हमारा अल्टीमेट गोल हो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो चार्ज ऑफ फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। और चार्ज ऑफ फ्लो बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। और हमको पता है सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी जितना ज्यादा उतना अधिक फोटोन, जितना अधिक फोटोन उतना ज्यादा यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो एक तो बात सर क्लियर हो गई कि जो फोटो करंट है, क्या है हमारा, फोटो करंट है, वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इंटेंसिटी के। लेकिन ये सब कब हो रहा है बताइए जरा सोच के, ये सब सर तब हो रहा है जब जो लाइट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी करंट का फ्लो होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। तो अब इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच का ग्राफ बताइए। तो बताइए ये रिश्ता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमसे कोई ग्राफ बोल दे कि हमको क्या बनाना है, इंटेंसिटी वर्सेज फोटो करंट, क्या बनाना है हमको, इंटेंसिटी वर्सेज फोटो करंट। तो हम मान लेते हैं कि ऊपर हमने क्या ले लिया, इंटेंसिटी नहीं, ऊपर हम लोग ले लेते हैं करंट। ऊपर हमने क्या ले लिया, करंट, और इधर हमने क्या ले लिया, इंटेंसिटी। तो बताइए कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। एक तो बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा अगला बात, कि अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस पोटेंशियल को चेंज करूं, इस पोटेंशियल को क्या करूं, चेंज करूं, अगर ये पोटेंशियल जीरो हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो, तो जीरो होगा मतलब यहां प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। क्या इसका गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, सर जा सकता है। क्यों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सर इजेक्ट हुआ है तो उसके पास अपनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और जब उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है तो खुद भाग के तो जा ही सकता है। वो अलग बात है कि फोटो करंट कम होगा पर जीरो नहीं होगा। यही बात समझ में आया, यानी कि ये जो वोल्टेज है इसको मैं जीरो भी कर दूं तो फोटो करंट मेरा जीरो
नहीं होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब मन में आया कि ना सर अपन इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाइए। तो जैसे जैसे बढ़ाइएगा यहाँ प्लस बढ़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी औकात से नहीं जा सकता था ये पॉजिटिव वाला पकड़ के उसको भी खींच लेगा। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव बढ़ाने से, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, हमने दिया है, इस पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है सर, इंटेंसिटी पे। तो क्या होगा सर, जब 0 वोल्टेज था तो करंट कम था, जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं सर, जितना इलेक्ट्रॉन था सब निकल जाएगा, तो कुछ देर बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उसी करंट को अपन शुभ नाम क्या देते हैं, एसटीडी करंट। क्या बोलते हैं उसको, एसटीडी करंट या सेचुरेशन करंट। क्या नाम देते हैं उसको, सेचुरेशन करंट। क्लियर है। अच्छा सर, दूसरी बात अब ध्यान से इसका उल्टा गेम खेलते हैं। क्या उल्टा खेलते हैं, इस पोटेंशियल को निगेटिव करते हैं। कहने का मतलब कि इधर कर देते हैं हम प्लस, इधर क्या कर देते हैं माइनस, यानी कि पोटेंशियल को पलट दिए। मतलब जो पहले हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे अब कौन सा दे रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल। अब जब निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला भी था क्या वो जा पाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, नहीं। क्यों, हो सकता है कि इसकी औकात से ज्यादा औकात का यहां इलेक्ट्रॉन निकला हो, तब तो कूद के भाग ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे लगातार निगेटिव बढ़ाते रहूं तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, ध्यान से सुनिएगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन निकलेगा, अगर उसे भी मैं रोक दूं तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या बोले हैं कि हमने इंटेंसिटी का आई डाला, न्यू फ्रीक्वेंसी का। मान लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल केवल 90 का रोक पा रहा है, यानी कि 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके पास, तब तो वो पहुंच जाएगा क्योंकि उसके पास 100 है। लेकिन इसको भी मैंने कितने का लगा दिया, 100 का। तो क्या ये हिल पाएगा, नहीं। तो जब सर नहीं हिलेगा इसका मतलब कि करंट स्टॉप हो गया, और जब स्टॉप हो गया तो उसी का अपन नाम क्या देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या देते हैं उसका नाम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग किससे लिखते हैं, वी नॉट से। तो वी नॉट क्या है, तो ये है मेरा सर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है हमारा ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बताइए कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो सर ये निगेटिव है। ये क्या है हमारा, नेगेटिव। अच्छा सर, अब पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से किसी चार्ज पे वर्क होता है क्या, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस चार्ज पे वर्क होता है। अब पॉजिटिव है कि निगेटिव डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, निगेटिव है तो उल्टा वर्क हो जाएगा, पॉजिटिव है तो सपोर्ट कर देगा। इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो सारी एनर्जी अगर खर्च हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में वर्क करने पर, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएगा, नहीं। इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वो सारी एनर्जी खर्च हो गई, किसकी, सर इलेक्ट्रॉन की। कितने पोटेंशियल डिफरेंस में चलने में, सर वी नॉट। तो यहां से एक बहुत ही प्यारा ये रिलेशन आता है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको दिमाग में आपको रखना है। क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला था। और जब इतना निगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब हुआ कि सर करंट और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल के बीच में भी कुछ रिश्ता है। क्या है वो रिश्ता, सर वो रिश्ता है कि अगर ये पोटेंशियल 0 था तब भी करंट फ्लो कर रहा था, जब बढ़ाए तो करंट थोड़ा बढ़ा और कुछ देर बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब इसको निगेटिव किए तो करंट कम होने लगा, और जब हम वी नॉट के बराबर कर दिए
तो करंट बराबर क्या हो गया, 0। तो इसीलिए इसका एक ग्राफ आता है किसके किसके बीच में, फोटो करंट और पोटेंशियल। क्या आता है हमारा ग्राफ, फोटो करंट एंड पोटेंशियल। तो एक अगला हमारा जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा क्या चीज, तो वो हो जाएगा हमारा फोटो करंट एंड पोटेंशियल के बीच का ग्राफ। तो ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो ये हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको दो एक्सिस चाहिए, ले लेते हैं। एक एक्सिस ये हो गया सर, और एक एक्सिस हमारा ये हो गया, ठीक है। थोड़ा इस एक्सिस को हम आप पीछे कर लेते, ठीक है, और इस एक्सिस को थोड़ा नीचे कर लेते और लंबा कर लेते, ठीक। ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं पोटेंशियल को, ये क्या है हमारा पोटेंशियल, इसको हम क्या बोल रहे हैं जी, पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल है। अच्छा, इधर हम कर देते हैं आई, जिसको हम क्या नाम दिए हैं बताइए सर, फोटो करंट। क्या है हमारा, फोटो करंट, ठीक है। अब बताइए ग्राफ कैसे बनाए, सर ग्राफ में अभी आप समझाए हैं कि जब पोटेंशियल 0 होगा तब भी कुछ करंट होगा, होगा ना, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक। अच्छा सर, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा करंट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, और जब कुछ ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, जब पोटेंशियल निगेटिव होगा तो सर करंट क्या होगा, घटेगा, और घटते घटते एक समय आएगा क्या हो जाएगा, 0। और जिस वक्त 0 होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, V नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये जो करंट आया है, ये जो करंट का वैल्यू आया है, कहाँ वाला, यहाँ वाला, इस करंट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस करंट के, यहाँ पे जो करंट आया है वो करंट मैक्सिमम है क्या, बोलिए, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेचुरेशन, क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेशन, ठीक है, सेचुरेशन करंट। क्लियर है। अब देखिए यही ग्राफ 3 डिजाइन से पूछा जाता है, ध्यान से सीख लीजिए। क्या, ये कैसे पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। हम बोले कि मेरा जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, कैसे, तो ध्यान से देखिए सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ई अब माइनस का क्या चीज, पाई। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज सर, एच न्यू अब माइनस क्या चीज, पाई। पाई कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम अभी क्या लिखे थे, ई इंटू वी नॉट, ई इंटू क्या चीज, वी नॉट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वी नॉट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वी नॉट बढ़ेगा, क्योंकि ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो ई नॉट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट क्या होगा बताइए, तो सर फोटो करंट का अभी तो बताए थे वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो एक हमारा जो केस है वो है कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो जैसे ही अगर हम बोलें कि हमारा इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा सर, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एक बार का ग्राफ हो गया ये वाला, ये हो गया हमारा करंट। अब इंटेंसिटी बढ़ा तो वी नॉट बढ़ेगा, अरे देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी बढ़ा तो वी नॉट बढ़ेगा नहीं, लेकिन सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। यानी करंट यही तो था हमारा, तो करंट के तरफ ग्राफ बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यही ग्राफ से स्टार्ट तो यहीं से होगा, लेकिन ये कैसे बन जाएगा, समझ आया। अगर इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो लीजिए सर करंट और बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये I1 इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये I2 इंटेंसिटी का ग्राफ है, और ये I3 इंटेंसिटी का ग्राफ है, तो बताइए कि हम लिख सकते हैं कि I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। क्या समझ में आया, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट की तरफ ग्राफ बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट के ग्राफ
बढ़ेगा। लेकिन इन तीनों में हमने किसको कांस्टेंट रखा है? फ्रीक्वेंसी को। किसको कांस्टेंट रखा है? लेमडा को। किसको कांस्टेंट रखा है? फ्रीक्वेंसी और लेमडा दोनों को। तो जब दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब इस ग्राफ में क्या है? तो सर इस ग्राफ में हमारा क्या क्या कांस्टेंट है? सर लेमडा इज इक्वल टू क्या है हमारा? सर कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है मेरा? कांस्टेंट। क्लियर है? हमने किसको बढ़ाया है? हमने सर बढ़ाया है इंटेंसिटी को। क्या किया है? इंक्रीज। कोई दिक्कत यहां तक याद रहेगा? ठीक, अच्छा सर। अब एक ग्राफ आता है कि इसी में बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहा है। किसको कांस्टेंट रख रहा है? इंटेंसिटी। लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के किसको बढ़ा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो बताइए कि ये ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी मेरा क्या है? कांस्टेंट। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वी नॉट का वैल्यू बढ़ेगा। निगेटिव में कि पॉजिटिव में? निगेटिव में। किधर बढ़ेगा? निगेटिव में बढ़ेगा। तो निगेटिव में बढ़ेगा मतलब और पीछे जाए कि और आगे आए? और पीछे जाए। इसका मतलब कि इसी में अगर हम ग्राफ बना दें ऐसा ऐसा, तो बताइए ये वी नॉट है, तो ये वी नॉट, ये मान लेते हैं कि ये 1 है, तो ये क्या होगा? 2। अब निगेटिव में कौन ज्यादा है? सोचिए, निगेटिव में कौन ज्यादा है? तो निगेटिव में है वी नॉट 2 क्या है? ज्यादा, और वी नॉट कम क्या है? समझ में आया? यानी निगेटिव में ये ज्यादा है मतलब जोर से रोक रहा है। और जोर से रोका मतलब अगर बोले इसको 1 और इसको क्या बोले? 2, तो जरा सोच के बताइए कि न्यू 1 और न्यू 2 में ज्यादा कौन होगा? लेमडा 1 और लेमडा 2 में ज्यादा कौन होगा? सोच के बताइए। तो सर एग्जाम क्लियर है। वी नॉट बढ़ा इसका मतलब न्यू नॉट पक्का बढ़ा है। तो इधर तो ऐसे होगा, और हमको ये भी पता है ये रिश्ता उल्टा होता है, तो इधर क्या होगा? क्या समझ में आया? ये तीनों ग्राफ समझ पाए? इस ग्राफ पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और ग्राफ बनाना है, पहले इतना समझ में आया आपको? एक और ग्राफ बनाना है हमको, तो ये समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? याद रहेगा? ठीक। तो एक ग्राफ तो ये है, अगला ग्राफ देखते हैं बेटा इसको। ये बात याद रहेगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये निगेटिव पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे घटाएंगे वो कहाँ जाएगा? आगे। लेकिन लेमडा का रिलेशन उससे उल्टा है। क्या याद रहेगा? ठीक, चलिए अब आगे कुछ और ग्राफ है उसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिए। सर अभी आपने इक्वेशन बताया क्या चीज? कि सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी माइनस का क्या चीज? क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आपने बताया, क्या बताया? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हमने बताया E इंटू क्या चीज? V। V की V नॉट, E इंटू V नॉट, यानी V क्या है हमारा? V क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। V क्या है हमारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इक्वल टू, इधर हो गया हमारा E, अब माइनस का क्या चीज? पाई। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, V इज इक्वल टू E अपॉन में E माइनस पाई अपॉन में E। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अच्छा। अब ये V इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं H इंटू क्या चीज? न्यू अपॉन में क्या चीज? E माइनस पाई अपॉन में क्या चीज? ठीक है। अब ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारा? पोटेंशियल। ये क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारा? पोटेंशियल। अब इन दोनों में रिलेशन कैसा दिख रहा है? अगर हम बोले कि हम पोटेंशियल को वाई एक्सिस मानना चाहते हैं, तो ये वाला टर्म तो सर कांस्टेंट है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा? सी। और ये वाला कांस्टेंट भी है, देखिए ध्यान से, ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम बोल देते हैं सर एम। ये क्या हो गया हमारा? तो न्यू को हम न्यू ना बोल के हम क्या मान लेते हैं? एक्स। एक हमको इक्वेशन मिला y बराबर एम एक्स माइनस। अब हम चाहते हैं कि जो पोटेंशियल है, और फिर क्या है हमारा? ये तो हमारा पोटेंशियल का लाइन हो गया, और ये मान लेते हैं हमारा किसका लाइन हो गया? ये फ्रीक्वेंसी का। तो इनके बीच में अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ध्यान से देखिए। तो इसके बीच में अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए क्या है? देखिए तो इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव। इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव, यानी कहीं इधर नीचे आ जाएगा। ये क्या है मेरा? v, और ये क्या है हमारा? न्यू। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल। बहुत बार पूछा गया, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है हमारा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब निगेटिव है तो उस केस में न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से,
यहाँ से इंटरसेप्ट निगेटिव है, मतलब यहाँ हो जाएगा, और ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा सर, फाई अपॉन में क्या चीज, ई। अच्छा, उसके बाद से ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सीधे, क्योंकि स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो जनरली इस ग्राफ को बुक वगैरह में एनसीईआरटी में देखिएगा तो यहाँ से डॉटेड बनाता है, और फिर इसके बाद से यहाँ से क्या बनाता है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस बनाने में ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा, और ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, h अपॉन में क्या चीज, क्लियर है। तो ये एक हमको ग्राफ बार बार पूछा जाता है। इसी में अगर पूछ दे, ध्यान से सुनिएगा, वो पूछा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। इसी में बोले कि फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाए अब v नीचे हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा आसान तो है, इस इंटरसेप्ट को उधर ले जाके ऐड कर दीजिए, यानी अब जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, बन जाएगा। तो वो ग्राफ बना दीजिएगा कि अगर यहाँ पे न्यू न रख के न्यू ऊपर हो जाए, अभी कहाँ आ जाए, नीचे, तो यही ग्राफ शिफ्ट होके कहाँ से जाएगा, यही समझ में आया। और प्लस में क्या हो जाएगा, फाई अपॉन, कोई दिक्कत। तो इतना था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इतना क्या था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसी में हम बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो निकाल दीजिएगा, क्या निकालिए तो फटाक से। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी में हम लोग को करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो बताइए उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आया था, याद कीजिए सर, ये आया था हमारा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन साफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैल्यू, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.34, कोई दिक्कत। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा चौथा सेक्शन था वो क्या था हमारा, मैटर वेव, क्या था हमारा, मैटर वेव। अभी मैटर वेव वाला एक पेज का ही है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेंगे, बस एक पेज में इसको निपटा देते हैं, ठीक है, ध्यान से। अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, हमारा वो है हमारा मैटर, ठीक है। अभी मैटर वेव क्या है, तो मैटर वेव के लिए बहुत लोग कंफ्यूज थे कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, कंफ्यूजन है, क्योंकि आइंस्टीन साहब आए कह दिए पार्टिकल है, न्यूटन भी पहले पार्टिकल बोल रहे थे, आइजन वगैरह आके उसको वेव प्रूफ कर दिए, लोग कंफ्यूज, करे तो क्या करें। तो इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट आदमी आए जिनका नाम था डिब्रोगली, क्या बोले, डिब्रोगली साहब बोले कि देखिए इस हल्ला में मत पड़िए, क्या है, सीधा समझिए कि दुनिया का जितना ऑब्जेक्ट है उसके पास डुअल नेचर है, क्या है उसके पास, डुअल नेचर, मतलब उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अगर वेवलेंथ का वैल्यू डिसाइड करेगा कि उसको हम पार्टिकल में रखेंगे कि किस में रखेंगे, वेव में रखेंगे। अगर लेमडा का वैल्यू मीटर वगैरह में आ गया, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो समझिए पार्टिकल है। अगर लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर एंगस्ट्रम में आ गया, इसका मतलब क्या है, वेव है। तो लोग बोले पता कैसे करेंगे, एकदम आसान है, देखिए ना क्या। तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है उसका लेमडा निकालना है तो एकदम आसान है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन क्या कर दीजिए, पी। और पी को क्या बोले, पी को बोले कुछ नहीं, हमारा रहेगा एम इंटू वी, जो पहले से भी था, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर मोमेंटम। यानी इनका बहुत अच्छा था कि लेमडा डी ब्रोगली, कौन सा था, लेमडा डी ब्रोगली इज इक्वल टू बोले कि एच अपॉन का क्या हो जाएगा, एम भी। और इसी फॉर्मूला को केवल याद रखिए, बाकी झंझट में पढ़ने की जरूरत, क्लियर है। तो लोग बोले बहुत बढ़िया है, बताइए मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, एच को डिवाइड करेंगे, हमको लेमडा मिलेगा, और लेमडा डिसाइड करेगा कि वो मैटर कैसा है, ठीक है। अब जो हमारे पास कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से सीखना है, क्या आता है क्वेश्चन। लेमडा को हम बोले कि ये है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये क्या है हमारा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब ये भाई साहब कौन दिए थे, डी ब्रोगली, तो उनके अनुसार ही लेमडा का फॉर्मूला है। अब इस लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही दो इक्वेशन 3 है उसी पे पूरा भरल क्वेश्चन है, क्या है सर, लेमडा इज इक्वल टू आप बता दिए एच अपॉन का क्या चीज, एम भी, ठीक है। अब हमको पता है कि इसको हमको लिखना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, किसके टर्म में लिखना है,
काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू फॉर्मूला होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई करके और नीचे भी एम से डिवाइड कर दे तो बात वही रहेगा। और यहां से हमको इक्वेशन आ जाएगा क्या चीज सर, पी स्क्वायर अपॉन में क्या चीज 2m। पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2m। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, h अपॉन पी, क्योंकि एम भी को क्या लिख रहा है पी। यहां से p का अगर वैल्यू निकालें तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू में क्या चीज मास। 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू में क्या चीज मास। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको उठा के यहाँ चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा सर, h अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा सर 2 के इंटू क्या चीज। क्लियर है। अब अभी हम लोग देखे कि सर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अभी देखे थे चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो बस ये भी चिपका दीजिए यहीं लगे हाथ, h अपॉन रूट अंडर 2 के एम, नहीं सॉरी 2 क्या हो जाएगा 2 क्यू वी, जहाँ क्यू क्या है चार्ज, वी क्या है पोटेंशियल, एम क्या है हमारा मास। क्लियर है। बस यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पे देखिएगा तो पूरा जेई मेंस नीट में केवल क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे भरे हैं। अब ये क्वेश्चन आते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आने में क्या होता है कि जनरली हमको पता है कि वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमारे पास जनरली किस में है, छोटे छोटे पार्टिकल में। तो हमारे पास जनरली छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं, उसमें से भी देखिएगा तो 3-4 पार्टिकल ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या पार्टिकल है वो, तो उन पार्टिकल को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन से डील करेंगे। क्या है, पहले हम लेमडा का सब इक्वेशन लिखते हैं। लेमडा इज इक्वल टू सर h अपॉन में क्या चीज p, h अपॉन में रूट अंडर कितना 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। फिर है हमारा सर h अपॉन में रूट अंडर 2m क्यू। कितना इक्वेशन हो गया, ठीक। अब क्या है हमारे पास, एक है अल्फा पार्टिकल, एक है हमारा प्रोटॉन और एक है हमारा ड्यूट्रॉन। क्या हमारे पास एक ड्यूट्रॉन। अब इन तीनों के लिए खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। इनका हमको याद होना चाहिए चार्ज और मास, बस मेन यही है। तो चार्ज में हमको कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिए। इधर मान लेते हैं कि इधर लिख देते हैं हम क्या चीज मास, और इधर क्या लिख देते हैं हम चार्ज। इसके बाद इधर हम लोग लिख लेंगे रेशियो, प्रोडक्ट, जो करना होगा करते रहेंगे, उसको बाद में देखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई बोले कि बताइए कि अल्फा पार्टिकल का अगर हमको बोला जाए कि अल्फा पार्टिकल का हमको मास बताइए, प्रोटॉन का मास बताइए और ड्यूट्रॉन का बताइए, तो ध्यान सुनिए। अगर प्रोटॉन के मास को आप m लेते हैं तो इसका 4 टाइम मास होता है किसका, इसके कितना अल्फा पार्टिकल का, और इसका बराबर ही इसका डबल मास किसका होता है ड्यूट्रॉन का। क्लियर है। इसके चार्ज को अगर क्यू लेते हैं अल्फा पार्टिकल के, सॉरी प्रोटॉन के, तो इसका जो होता है वो डबल चार्ज किसका होता है अल्फा का, और बराबर चार्ज किसका होता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट कहे तो प्रोडक्ट कर लीजिए, रेशियो कहे तो रेशियो कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of alpha particle and alpha particle and neutron, when both is present in same potential difference, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम। चलिए देख लेते हैं, बताइए। लेमडा इज इक्वल टू, बन गया आप लोग का, बन गया ना। चलिए इधर देखिए, लेमडा इज इक्वल टू है सर h अपॉन में रूट अंडर, पोटेंशियल वाला इक्वेशन क्या था सर 2m/v। बताइए क्या क्या कांस्टेंट कर दिया सर, कांस्टेंट हो गया हमारा 2, फिर कांस्टेंट क्या हो गया v, फिर क्या हो गया h। इसका मतलब हुआ
कि जब यहाँ पे हमारा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इस केस में लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर m इंटू क्यू। सही है, m इंटू क्यू। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि लेमडा किसका चाहिए, तो हमको रेशियो चाहिए लेमडा किसका, हमको चाहिए आपको लेमडा अल्फा पार्टिकल अपॉन लेमडा ड्यूट्रॉन। तो कितना हो जाएगा देखिए सर, अब ये उल्टा है ना, तो इधर क्या कर दें हम, ऐसे कर दें कि रूट अंडर मास किसका लेंगे, ड्यूट्रॉन का, तो वो कितना होता है m की 2m, m की 2m, 2m, m नहीं होता है, कितना होता है ये, तो ये हो गया हमारा 2m। चार्ज कितना होता है q डिवाइडेड बाई, नीचे किसका लिखेंगे, अल्फा का, क्योंकि उल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, रूट अंडर अल्फा कितना हो जाएगा इसका 4m इंटू क्या चीज, क्लियर है। अब देख लीजिए, रूट से रूट काट दें क्या, नहीं, ये गलती नहीं करना है, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे रूट अंडर कितना 2, इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर QM, ध्यान से देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 रूट अंडर QM, QM से QM कट गया, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया आंसर, आ गया 1:2। समझ में आया क्या, याद रहेगा, ठीक, अच्छा। अब एक और क्वेश्चन आता है, जब बोल देगा कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, क्या है हमारा, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो इन्हीं का अगर निकालना हो सेम काइनेटिक एनर्जी पे, तो क्या आंसर आएगा, सेम सेम के लिए काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं सर लेमडा इज इक्वल टू, देख लीजिए अगर नहीं बात देख लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू है h अपॉन रूट अंडर 2m इंटू के, यही ना, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमको लेमडा किसका चाहिए, अल्फा अपॉन लेमडा किसका चाहिए, ड्यूट्रॉन, तो रूट अंडर मास किसका हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का, और नीचे रूट अंडर मास किसका हो जाएगा, अल्फा का, यही होगा ना। अब बस वैल्यू पुटिंग आंसर गेटिंग है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो सर रूट अंडर इसका ड्यूट्रॉन का कितना होता है सर 2m, और इसका कितना हो जाएगा रूट अंडर 4m, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रूट एम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में कितना 2, तो ये आंसर हो जाएगा √2, सुन लीजिए दोनों आंसर देता है, √2:2 भी हो जाएगा, और हमको इसको अगर कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1:√, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।